बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 13 जून 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों बिहार न्यूज में आज सबसे पहले बात करेंगे कि बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि ना हमको मुख्यमंत्री बनने का सपना है और ना ही नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनने का सपना है। जी हां, तेजस्वी यादव ने कहा है कि ना नीतीश कुमार को पीएम बनने का है और ना ही हमको सीएम बनने का है। हमारा मकसद 2024 का लोकसभा चुनाव जीतना है और फिरकापरस्त ताकतों को खत्म करना है, जड़ से खत्म करना है। तेजस्वी यादव का इशारा साफ साफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ था। उन्होंने कहा है कि जो लोग देश के संविधान को बदलना चाहते हैं, जो देश के इतिहास बदलना चाहते हैं, दंगा फसाद कराना चाहते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के पटना, नालंदा, दरभंगा से लेकर के पूर्णिया तक आंधी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। खबर के अनुसार मौसम विभाग ने बिहार के 32 जिलों में बिजली, आंधी और बारिश को लेकर के येलो अलर्ट जारी किया है। साथ ही साथ लोगों से सावधान रहने के लिए निर्देश दिए हैं ताकि वज्रपात की वजह से किसी भी व्यक्ति को नुकसान का सामना न करना पड़े। आपको बता दें कि बिहार के पटना, जहानाबाद, गया, नालंदा, दरभंगा, शेखपुरा, नवादा, सिवान, गोपालगंज, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वैशाली, शिवहर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा, सहरसा, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण, कटिहार और पूर्णिया में बारिश की संभावना जताई गई है। बिहार के इन जिलों में कुछ स्थान पर हल्की से मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है, वहीं कुछ स्थान पर आंधी भी आ सकती है। जबकि बिहार के कई जिलों में वज्रपात होने की भी आसार हैं। वहीं किशनगंज में भारी बारिश को लेकर के येलो अलर्ट जारी किया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के 58 नगर निकायों में हुए चुनाव के बाद सभी 805 सीटों के चुनाव परिणाम जारी कर दिए गए हैं। इस चुनाव परिणाम से 741 वार्ड पार्षद, 32 उप मुख्य पार्षद और 32 मुख्य पार्षद निर्वाचित घोषित किए गए हैं। इस चुनाव परिणाम ने आने वाले चुनाव के लिए भी राजनीतिक दलों को कई संदेश दे दिए हैं। परिणाम घोषित होने के बाद जीते हुए प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ जश्न मनाने में लगे तो वहीं हारे हुए प्रत्याशी अपनी हार के कारणों को तलाश रहे हैं। तो दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के औरंगाबाद जिले में एक शादी समारोह में खाना खाने के बाद 60 बाराती फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए। इनमें 3 की हालात गंभीर है। बताया गया है कि खाना खाने के बाद एक एक करके सभी बारातियों की हालात बिगड़ने लगी। सभी उल्टी और चक्कर आने की शिकायत करने लगे। अस्पताल में एक साथ इतने मरीजों के पहुंचने से बेड कम पड़ गए। बीमार बाराती बेहोशी की हालात में फर्श पर ही इधर उधर गिर पड़े। डॉक्टर, नर्स समेत अस्पताल के तमाम स्वास्थ्य कर्मचारी इनके इलाज में लगे रहे। जानकारी के अनुसार जिले के मदनपुर थाना के केवला गांव निवासी अवधेश पासवान के पुत्र शिवनाथ पासवान की शादी थी। रफीगंज प्रखंड के पोथू थाना क्षेत्र के मंझोली गांव निवासी कपिल पासवान के घर बारात गई थी। बारातियों का स्वागत सत्कार किया गया। इसके बाद सभी को खाना परोसा गया। खाना में चावल, दाल, सब्जी, पापड़, सलाद था। खाना खाने के बाद बारातियों की तबीयत खराब होने लगी। सभी उल्टी एवं चक्कर आने की बात कहने लगे। आनंद फानन में सभी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रफीगंज में भर्ती करा दिया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि दरभंगा एयरपोर्ट लगातार नए नए कीर्तिमान अपने नाम कर रहा है। एक और जहां पटना और गया एयरपोर्ट घाटे में चल रहे हैं तो फिर वहीं यात्रियों की संख्या और फिर मुनाफे में दरभंगा एयरपोर्ट एक बार फिर से देश में उड़ान योजना के तहत खोले गए एयरपोर्ट का सरताज बन गया है। यह केवल दरभंगा, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर ही नहीं बल्कि कोसी और सीमांचल के जिलों के लोगों का इस एयरपोर्ट को लगातार प्यार मिल रहा है। यह नेपाल के तराई इलाके के लोग भी हवाई सफर के लिए दरभंगा एयरपोर्ट को प्राथमिकता दे रहे हैं। साल 2021-22 में यहाँ से आने जाने वाले यात्रियों की रिकॉर्ड संख्या साल 2022-23 में भी बरकरार रहा। साल 2022-23 में 6,17,000 यात्रियों ने यहां से सफर किया। इससे पहले साल 2021-22 में 6,19,000 लोगों ने दरभंगा एयरपोर्ट से आवागमन और प्रस्थान किया है। साल 2020 में एयरपोर्ट से व्यावसायिक उड़ानें शुरू होते ही उसे कई जिलों के लोगों का प्यार मिलने लगा था। खास करके कोसी और सीमांचल के लोगों को एयरपोर्ट के खुलने से काफी सुविधा हुई है। पहले फ्लाइट पकड़ने के लिए उन्हें लंबी दूरी तय करके पटना एयरपोर्ट पहुंचना पड़ता था। फ्लाइट की संख्या कम रहने के बावजूद भी साल 2020 में 1,53,000 लोगों ने दरभंगा एयरपोर्ट पर आवागमन और प्रस्थान किया था। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना में 23 जून को विपक्षी एकता से पहले जदयू की ओर से बड़ा ऐलान किया गया है।
जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का कहना है कि नीतीश कुमार पीएम पद के दावेदार नहीं है। जहां ललन सिंह ने रविवार को कहा है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं है, उम्मीदवार नहीं है, वे भाजपा मुक्त देश बनाने की अगुवाई कर रहे हैं, जब वे विपक्षी एकता को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में समर्थन देने वाले नारे लगाने से परहेज करने का भी निर्देश दिया है, आग्रह किया है। ललन सिंह ने कहा है कि इस तरह के नारे विपक्षी एकता को चोट पहुंचाते हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद जब देश बीजेपी मुक्त हो जाएगा तो फिर सभी पार्टियां इस बात पर चर्चा करने के लिए मिलेंगी कि देश का नेतृत्व कौन करेगा। ललन सिंह ने दावा किया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को चुनौती देने की रणनीति पर चर्चा के लिए 18 राजनीतिक दल बैठक में भाग लेंगे। जदयू प्रमुख ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला और जम्मू कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने भी 23 जून को ही होने वाली विपक्ष की बैठक के लिए अपना समर्थन दिया है। नीतीश कुमार ने केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा के खिलाफ समान विचारधारा वाले दलों को एकजुट करने के लिए दिल्ली, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और कर्नाटक सहित कई राज्यों की यात्रा की। नीतीश कुमार ने पहली बार 12 अप्रैल को कांग्रेस नेताओं के साथ मुलाकात की थी, जिसके बाद राहुल गांधी ने उनसे मुलाकात को विपक्षी एकता की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना सहित बिहार के अधिकांश इलाकों में कल दिन भर उमस भरी गर्मी से लोग परेशान थे। जब पटना तथा कई क्षेत्रों में कल हुई बारिश के बाद सोमवार को तेज धूप निकली। इस बीच पटना जिला प्रशासन ने गर्मी को देखते हुए प्री स्कूल से लेकर के 12वीं तक के सभी स्कूलों को 18 जून तक बंद रखने का निर्देश दिया है। पटना के जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने आदेश दिया है कि अधिक तापमान और फिर विशेष रूप से दोपहर के समय पड़ रही भीषण गर्मी के कारण बच्चों के स्वास्थ्य और फिर जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना को देखते हुए स्कूल को बंद किया गया है। गर्मी को लेकर के आंगनबाड़ी केंद्रों को भी बंद रखा गया है। वैसे पटना में रविवार की शाम को मौसम का मिजाज बदला और फिर तेज हवा के साथ बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। लेकिन सोमवार को फिर से तीखी धूप निकली। इस बीच मौसम विभाग ने बिहार के कई इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश की संभावना जताई है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को जनता दरबार का आयोजन किया। इसमें नीतीश कुमार ने कई विभागों से जुड़ी हुई समस्याओं को सुना, साथ ही लोगों की समस्याओं का निपटारा भी किया है। इसी दौरान जब सीएम एक फरियादी की समस्या को सुन रहे थे, तभी वहां मौजूद एक अधिकारी के हाथ से कागज गिर गया। इसके बाद मुख्यमंत्री उस पर भड़क गए। वह अधिकारी शिकायत से जुड़े आवेदन की कॉपी लेकर के सीएम के हाथ में दे रहा था। सीएम उन्हें काफी देर से देख भी रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कहाँ गिरा देते हो, तुम्हारा तो जूता है नीचे। कागज के गिरने के बाद मुख्यमंत्री का धैर्य टूट गया। जहां नीतीश कुमार ने कहा है कि कहां गिरा देते हो नीचे, और नीचे गिरा करके यहां लाते हो, हम इसको हाथ से पकड़ेंगे, बोलो। नीचे गिरा दिए। इसके बाद वे अधिकारी वहां से चले जाते हैं और दूसरे अधिकारी उनकी जगह पर आते हैं और सीएम शांत हो जाते हैं। साथ ही आगे फरियादियों की फरियाद सुनने लगते हैं। आपको बता दूं कि यहाँ मुख्यमंत्री ने कई समस्याओं का निपटारा किया है कल। दोस्तों, बात करते हैं कि शिक्षा के अधिकार के तहत 25% बच्चों का दाखिला लेने में इस बार भी स्कूल दिलचस्पी नहीं दिखा रही है। जब बिहार में 10,000 निजी स्कूलों में अब तक मात्र 2554 स्कूलों ने ही नामांकन लेने में रुचि दिखाई है। ये स्कूल कक्षा 1 में बच्चों का दाखिला ले रहे हैं। इसको लेकर के पटना जिला शिक्षा कार्यालय स्तर पर निजी स्कूलों को बार बार नोटिस भी दिया जा रहा है। आपको बता दें कि शिक्षा के अधिकार के तहत 1 अप्रैल से 25% गरीब बच्चों की नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई थी, लेकिन अब तक सिर्फ 25% स्कूलों ने ही नामांकन लिया है। यह सबसे अधिक नामांकन भागलपुर, रोहतास, पटना, सिवान, समस्तीपुर जिलों में है। इन जिलों में 500 से 800 बच्चों का दाखिला लिया गया है। मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, कटिहार, पूर्णिया, वैशाली, सहरसा आदि जिलों में 100 छात्रों का भी नामांकन पूरा नहीं हुआ है। दोस्तों, बात करते हैं कि केरल में मानसून का प्रवेश होते ही राज्य के कई हिस्सों में वर्षा की गतिविधियां शुरू हो गई है। जब मौसम विभाग के अनुसार हवा की गति और फिर हालात सही रहे तो फिर पूर्णिया के रास्ते मानसून 18 जून के आसपास प्रवेश करेगा। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अरब सागर में उठे तूफान के कारण मानसून की गति कम हो गई थी। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के मौसम वैज्ञानिक संजय कुमार ने पूर्वानुमान के आधार पर बताया है कि 15 जून के आसपास पूर्वी जिलों में मानसून की गतिविधियां थंडर एक्टिविटी आरंभ हो जाएगी। यहाँ 18 जून को पूर्णिया के रास्ते मानसून प्रदेश में प्रवेश करेगा। पटना समेत बिहार में मानसून सक्रिय होने के साथ लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलेगी।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना में 23 जून को विपक्षी दलों की बैठक होने जा रही है, जहां इससे पहले जदयू के अध्यक्ष ललन सिंह ने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार पीएम पद के दावेदार नहीं है। इस बयान के बाद बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी कह दिया है कि ना किसी को पीएम बनना है और ना किसी को सीएम बनना है। हम लोगों का एकमात्र लक्ष्य है कि जो लोग देश का संविधान बदलना चाहते हैं, इतिहास बदलना चाहते हैं, दंगा फसाद कराना चाहते हैं, उसके खिलाफ हमें अपनी लड़ाई जारी रखनी है। हाल ही में सम्राट चौधरी द्वारा राहुल गांधी की तुलना ओसामा बिन लादेन से करने के बयान पर तेजस्वी यादव ने कहा कि इन लोगों के पास कोई मुद्दा है ही नहीं। किसी का चरित्र हनन करने के लिए ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी को कुछ भी कह सकते हैं। बीजेपी की अभी कर्नाटक में हार हुई है, इससे पहले हिमाचल में भी बीजेपी हारी है और आगे भी कई राज्यों में बीजेपी की हार होनी है। उन लोगों को जो कहना है कहें, लेकिन हम तो जनता के मन की बात करेंगे। दोस्तों बात करते हैं कि अरवल पुलिस ने शनिवार की रात बड़ी कामयाबी हासिल की है। 2018 से बिहार के विभिन्न जिलों में शराब की सप्लाई कर रहे मुख्य सरगना को एक ट्रक शराब के साथ धर दबोचा गया, जहां ट्रक से 778 कार्टून से 6,922 लीटर अंग्रेजी शराब जब्त की गई है, जिसकी कीमत 1 करोड़ बताई गई है। एक नई स्कॉर्पियो भी जब्त की गई है। यह शराब माफिया राजेश कुमार गुप्ता औरंगाबाद जिले के रफीगंज का निवासी है, जहां उसके सहयोगी औरंगाबाद के चंदौली निवासी मनोज कुमार और फिर रफीगंज के बोसू कुमार और ट्रक चालक भी गिरफ्तार हुए हैं। एसपी मोहम्मद कासिम ने बताया है कि गिरफ्तार शराब माफिया राजेश कुमार गुप्ता 2018 से बिहार के अलग अलग जिलों में शराब की सप्लाई कर रहा था। दोस्तों भागलपुर के अगवानी पुल हादसे को लेकर के सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। जब सरकार की लाख सफाई देने के बावजूद भी बीजेपी सीबीआई जांच की मांग पर अड़ गई है। पुल निर्माण में कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार के आरोप लगने पर तेजस्वी यादव ने बीजेपी को दो टूक जवाब दे दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि आज जो लोग आरोप लगा रहे हैं, जब पहली बार अगवानी पुल का हिस्सा ध्वस्त हुआ था उस वक्त वे लोग कहां थे। दरअसल भागलपुर में अगवानी पुल के एक हिस्से के ध्वस्त होने के बाद बीजेपी सरकार सीबीआई जांच की मांग कर रही है। जहां बीजेपी का आरोप है कि सरकार जांच के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति कर रही है और पूरे मामले की लीपापोती के खेल में लग गई है। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने पुल के टेंडर में बड़े घोटाले का दावा किया था और ये भी आशंका जताई थी कि जिस तरीके से भवन निर्माण विभाग में हुए घोटाले की फाइलें जला दी गई थी, उसी तरीके से पथ निर्माण विभाग में भी फाइलें जला दी जाएगी। बीजेपी के आरोपों का जवाब देते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि IIT रुड़की की टीम पूरे मामले की जांच कर रही है। टीम ने घटनास्थल का दौरा भी किया है। जांच रिपोर्ट आएगी तो फिर सब कुछ साफ हो जाएगा। किसी से कोई बात थोड़े ना ही छिपाई जाएगी। रिपोर्ट आने पर सारी चीज़ें सामने आ ही जाएगी। लेकिन जो लोग आरोप लगा रहे हैं और तरह तरह की मांग कर रहे हैं, उन्हें बताना चाहिए कि जब पहली बार पुल गिरा था तब राज्य में उनकी सरकार थी, उस वक्त वे लोग क्या कर रहे थे। दोस्तों इस न्यूज़ से रिलेटेड आपसे एक सवाल है। सवाल यह है कि अगवानी पुल के गिरने से, भागलपुर के अगवानी पुल गिरने से, जो गंगा नदी में पुल बना था, उसके गिरने से इसका दोषी कौन है? क्या बिहार सरकार दोषी है या फिर इंजीनियर दोषी है या फिर ठेकेदार दोषी है? आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों बात करते हैं कि विपक्षी एकजुटता की मुहिम में जुटे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कभी उनके खास रहे आरसीपी सिंह ने कड़ा हमला बोला है। जहाँ दरअसल जीतनराम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी एवं मोर्चा उन्हें 23 जून 2023 को पटना में होने वाली विपक्षी दलों की बैठक में शामिल होने के लिए सीएम नीतीश कुमार द्वारा निमंत्रण नहीं दिया गया है। अब आरसीपी सिंह ने इसी बात को लेकर के सीएम नीतीश कुमार पर तंज कसा है और कहा है कि 2025 तक नीतीश की सरकार बिखर जाएगी। उन्हें जनता ने एनडीए के साथ सेवा करने के लिए वोट दिया था, लेकिन वे आज क्या कर रहे हैं। आरसीपी सिंह ने सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि उनकी सरकार में 7 दल है, लेकिन विपक्षी दलों की बैठक में अपनी ही सरकार के एक दल को निमंत्रण नहीं दिया गया है। इसका मतलब क्या माना जाए? दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मौसम में लगातार हो रहे बदलाव से अब लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जहाँ कहीं धूप तो कहीं आसमान में बादल छाए हुए हैं। आपको बता दें कि बिहार में लू ने लोगों को बेहाल कर रखा है, लेकिन अब उम्मीद जताई जा रही है कि अगले 48 घंटों में राहत मिलेगी। जहाँ वहीं बिहार में 48 घंटे में मानसून दस्तक दे सकता है। हालांकि पटना में आज भी लू का प्रकोप जारी रहेगा। जहाँ मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में बिहार के उत्तर हिस्सों में के कई जिलों में बारिश की संभावना जताई है। दूसरी तरफ पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी बिहार में मौसम शुष्क रहने का अनुमान लगाया गया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार उत्तर पश्चिमी बिहार के पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण में 1-2 स्थानों पर बारिश की संभावना है। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि उत्तर मध्य बिहार में सीतामढ़ी, मधुबनी, शिवहर जिले में 1-2 जगहों पर बारिश होगी। बात करें उत्तर पूर्व बिहार की तो फिर सुपौल, अररिया, किशनगंज में भारी बारिश होगी। या इसके साथ ही पूर्णिया, कटिहार जिले में 1-2 जगह पर बारिश की संभावना है। दोस्तों बिहार में राजनीति की नई परिभाषा करने वाले आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव
अपना 76वां जन्मदिन मनाया। 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री पद को सुभूषित करने वाला ये राजनीति सम्राट गोपालगंज के फुलवड़िया से दिल्ली तक सफर तय किया है। उन्होंने अपनी अलग छवि बनाते हुए देश दुनिया में एक अलग पहचान बनाए हैं। आज उनके जन्मदिन पर जानते हैं कि कैसे उन्होंने गोपालगंज के एक गांव से रायसीना तक सफर तय किया है। आपातकाल के दौरान लोकनायक जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति से लालू प्रसाद यादव ने राजनीति हुंकार भरी। जब उस आंदोलन के दौरान एक सभा में उन्होंने पुलिस की लाठी से लोकनायक को बचाते हुए खुद लाठी खाया था। इस दौरान उनको बहुत चोट भी लगी थी, लेकिन इस आंदोलन से बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद यादव बड़े नेता बनकर के उभरे। छात्र राजनीति के बाद 1977 में लालू प्रसाद यादव 29 साल की उम्र में लोकसभा का चुनाव जीतने के बाद राष्ट्रीय राजनीति में अपना कदम रखा। 1980 में जनता पार्टी से अलग होकर के वीपी सिंह की अगुवाई वाले जनता दल परिवार नाता जोड़े। आगे 1990 में बिहार के मुख्यमंत्री पद पर काबिज हुए। फिर 7 साल तक बिहार की सत्ता में मुख्यमंत्री पद पर बने रहे। यह साल 1997 में चारा घोटाले में घिरने के बाद लालू प्रसाद यादव ने जनता दल से रिश्ता तोड़ते हुए राष्ट्रीय जनता दल नाम से नया पार्टी बनाई। राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया। साल 2004 में आम चुनाव में राजग के हार के बाद केंद्र में यूपीए सरकार में रेल मंत्री बने लालू प्रसाद यादव रेल को भारी मुनाफा प्रदान करने में सफल रहे। चारा घोटाले हो या फिर बहुत सारे ऐसा आरोप भी है उन पर लगा, जिससे कई बार उनके विरोधियों ने माना है कि लालू प्रसाद यादव अब ढलान पर है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब हमेशा वे अपने विरोधियों पर भारी पड़े और लालू प्रसाद यादव किंग मेकर बनकर के उभरे। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने एक बार फिर से बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर करारा हमला बोला है। सुशील कुमार मोदी ने सीएम नीतीश कुमार को विपक्षी दलों का मुंशी बता दिया है। सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि नीतीश कुमार को तो विपक्ष दल का मुंशी बनाया गया, पर वे अपने को विपक्ष दल का नेता मान बैठे हैं। मोतिहारी पहुंचे सुशील कुमार मोदी ने एक घोषणा भी कर दी है कि मोतिहारी लोकसभा क्षेत्र से फिर से एक बार बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राधा मोहन सिंह की संसदीय चुनाव लड़ेंगे। आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में महागठबंधन का खाता भी नहीं खुलेगा। आपको बता दें कि केंद्र में मोदी सरकार के कार्यकाल के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी पूरे देश में एक विस्तृत कार्यक्रम चला रही है। इसी को लेकर के मोतिहारी में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका नेतृत्व खुद बीजेपी सांसद राधा मोहन सिंह कर रहे थे। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार सरकार के मंत्री तेज प्रताप यादव अपने साथियों के साथ रविवार को मथुरा पहुंचे। उन्होंने श्री लाडली जी मंदिर में अपने पिता लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन मनाया। पिता के जन्मदिन के अवसर पर तेज प्रताप यादव ने 21 किलो का केक काटा। इसके बाद राधा रानी मंदिर में पिता की दीर्घायु के लिए कामना की। इसके बाद तेज प्रताप यादव वृंदावन की कुछ गलियों में घूमते हुए दिखाई दिए। बिहार सरकार के वन संरक्षण पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव अपने पिता का जन्मदिन मनाने के लिए कृष्ण की नगरी पहुंचे। जहां भक्ति में डूबे तेज प्रताप यादव ने बरसाना के लाडली मंदिर में अपने साथियों के साथ पिता लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया। दोस्तों, बात करते हैं कि राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य क्या सियासत में कदम रखेगी, ये सवाल है। इसको लेकर के अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। दरअसल अपने पिता लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन के मौके पर रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालकर के सियासत में एंट्री का संकेत भी दे दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें लिखा है कि आज पापा का जन्मदिन है, मैं थोड़ी भावुक हूँ। बहुत मुश्किल परिस्थितियों से लड़ते हुए वे आज हमारे बीच है। बचपन से उन्हें लड़ते हुए देख रही हूँ। राजनीति के मैदान से अस्पताल तक उन्हें लड़ते देखी हूँ। वे मेरी ताकत और संबल है। इसके साथ ही रोहिणी आचार्य ने यह भी लिखा है कि उनकी बेटी होने का तो गर्व है ही, लेकिन उनके होने मात्र जो संबल और फिर ताकत मिलती है उसे मैं शब्दों में नहीं बयां कर सकती। वह मेरे लिए ईश्वर है। वह वास्तव में इस दौर में सामाजिक प्रेरणा है। जहाँ उन्होंने जिस तरीके से जो पूरे समाज में भाईचारे और प्रेम को बढ़ावा देने के लिए अपना जीवन खपाया है, वह हमें भी प्रेरित करता है। इसके साथ ही रोहिणी ने राजनीति में एंट्री की भी संकेत दी हैं। उन्होंने लिखा है कि वे जीवन भर सांप्रदायिक ताकतों से जिस तरीके से लड़ते रहे हैं, सामाजिक न्याय की लड़ाई के लिए जिन्होंने अपना पूरा जीवन दिया है, वैसे शख्सियत को जिस तरीके से भाजपा आरएसएस के लोगों ने परेशान किया है, उससे मन आंदोलित हो जाता है। इसके बावजूद भी वे कभी भी समझौता न किए और न ही कभी टूटे। हम आजीवन आपसे प्रेरणा लेते रहेंगे और इस समाज को सींचते रहेंगे। रोहिणी आचार्य ने फेसबुक पोस्ट करके लिखा है कि जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपकी विचारधारा को हम सब आगे बढ़ाते रहेंगे। देश और समाज को, बिहार को हमेशा बेहतर देने की कोशिश करते रहेंगे।
दोस्तों बात करेंगे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम के तहत लोगों की शिकायत सुन रहे हैं। कल जनता दरबार में अपराध समेत अन्य मामलों को लेकर के बड़ी संख्या में फरियादी पहुंचे। जहां सहरसा से अपनी फरियाद लेकर के आए एक शख्स की शिकायत सुनकर के सीएम नीतीश कुमार हैरान रह गए और तुरंत पुलिस के बड़े अधिकारी को फोन कर दिया और कहा है कि इसको जरा अच्छा से देखिए। दरअसल सहरसा के सोर बाजार थाना क्षेत्र के रहने वाले विमल पासवान अपनी परेशानी लेकर के जनता दरबार में पहुंचे थे। जनता दरबार में मुख्यमंत्री से उन्होंने बताया है कि गांव के दबंग लोग उन्हें अपने खेत नहीं जोतने देते हैं और 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगते हैं। विमल पासवान ने बताया है कि दबंग कहते हैं कि पहले 5 लाख रुपए दो, उसके बाद ही तुम्हें खेत जोतने देंगे। केस किए हैं लेकिन 1.5 साल बीत जाने के बाद भी पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। दबंग कहते हैं कि थाना और पुलिस उनकी मुट्ठी में है, जहां जाना है जाओ, जब तक रंगदारी टैक्स नहीं दोगे खेत नहीं जोतने देंगे। फरियादी विमल पासवान की शिकायत सुनकर के सीएम नीतीश कुमार हैरान रह गए और तुरंत पास खड़े अधिकारी को फोन लगाने के लिए निर्देश दिए। दूसरी तरफ पुलिस का कोई बड़ा अधिकारी फोन पर मौजूद था। सीएम नीतीश कुमार ने अधिकारी से कहा है कि सहरसा से आया है विमल पासवान, ये पूरा डिटेल बता रहा है, जमीन का निष्पादन चाहता है, इसको बहुत ज़्यादा तंग किया जा रहा है, इसकी पूरी स्थिति को देख लीजिए, इसको तंग करता है, सबका नाम बता रहा है, इसको देख लीजिए, जरा अच्छे से देखिए। दोस्तों पूर्णिया जिला के चनका पंचायत के वार्ड नंबर 11 चरैया रहिया गांव से एक महिला का अपने 3 छोटे छोटे बच्चों को छोड़ करके नगद राशि लेकर के प्रेमी संग फरार होने का मामला सामने आया है। जब महिला के प्रेमी संग फरार होने पर पति ने पत्नी की बरामदगी को लेकर के थाना में आवेदन दिया है। जब पीड़ित पति अनिल मंडल ने बताया है कि वह घर से काम करने के लिए खेत चला गया था। जहाँ शाम को जब वो घर आया तो फिर पत्नी घर में नहीं थी। बच्चों ने बताया है कि माँ नाना के यहाँ गई है। जब पत्नी के मायके को फोन लगा करके पता किया तो फिर पत्नी वहाँ भी नहीं थी। पत्नी की काफ़ी खोजबीन करने पर पता चला है कि आलमनगर थाना उदा किशनगंज जिला मधेपुरा निवासी नरेश मंडल का पुत्र कुशहा मंडल उसकी पत्नी को पहला फुसला करके भगा ले गया है। जब पीड़ित ने बताया है कि इससे पहले भी वह घर से 2 बार भाग चुकी है। इस बार उसकी पत्नी घर में रखे नगद 2 लाख रुपए और फिर कुछ जेवर भी अपने साथ लेकर के चली गई है। मामले को लेकर के श्रीनगर पुलिस ने बताया है कि महिला और उसके प्रेमी की तलाश की जा रही है। दोस्तों बात करते हैं कि भारत में हाथ से मैला ढोने की प्रथा को साल 2013 में ही प्रतिबंधित कर दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी आज भी बड़ी संख्या में लोग इस काम को कर रहे हैं। द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी डेटा के अनुसार भारत के कुल 766 जिलों में से अब तक सिर्फ 508 जिलों ने ही खुद को मैला धोने से मुक्त घोषित किया है, जिसका मतलब यह है कि देश में सिर्फ 66% जिले मैला ढोने के प्रथा से मुक्त हुए हैं। 34% जिलों में आज भी इंसानों द्वारा मैला ढोया जा रहा है। पहली बार इस देश में मैला ढोने की प्रथा पर साल 1993 में प्रतिबंधित लगाया गया था। इसके बाद साल 2013 में कानून बना करके इस पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया गया। ऐसे में सवाल उठता है कि इतने कड़े प्रतिबंध के बाद आज भी समाज में मैला ढोने की प्रथा क्यों मौजूद है। दोस्तों बात करते हैं कि साइबर अपराधी जेल में बंद बंदियों के परिवार वाले को भी निशाना बनाने का काम शुरू कर दिया है। रविवार को चौंकाने वाला मामला सामने आया है। सेंट्रल जेल में बंद 24 बंदियों की परिवार वालों और फिर उनके वकील को साइबर अपराधियों ने फोन किया। उन्हें सूचना दी गई है कि जेल में बंद उनके परिवार वालों की परिजन की सेहत खराब है, इसलिए इलाज के लिए पैसे जमा करें। सेंट्रल जेल में बंद 24 बंदियों के परिवार वालों को साइबर अपराधियों ने एक ही मोबाइल नंबर से फ़ोन करके ये सूचना दी है कि उनके रिश्तेदारों जो कि जेल में बंद है उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है, इस वजह से उन्हें बेहतर इलाज के लिए रुपए देना होगा। साइबर अपराधी बाकायदा ऐसे बंदियों के वकील को भी फ़ोन किया। इतना ही नहीं, जेल सुप्रिंटेंडेंट के अलावा अन्य पदाधिकारियों को भी फ़ोन करके उन्हें भी सूचना लगाने का प्रयास किया। आपको बता दें कि ठीक इसी तर्ज पर एक सप्ताह पहले कटिहार मंडल कारा में बंद बंदियों की एक परिवार से साइबर अपराधियों ने बेहतर इलाज करवाने के नाम पर 75,000 रुपये ये कहकर ठग लिया कि वह कटिहार जेल का जेलर बोल रहा है। रुपये नहीं भेजने पर उनके परिजन को इलाज के लिए बाहर नहीं भेजा जा सकेगा। दोस्तों बात करते हैं कि सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती से लोगों की ज़िंदगी बर्बाद होने की कई खबरें सामने आ चुकी है। ठीक ऐसा ही मामला उज्बेकिस्तान की लड़की के साथ भी हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार उज्बेकिस्तान की 3 लड़की को फेसबुक के जरिए एक युवक से दोस्ती हुई थी। फेसबुक पर दोस्ती के बाद लड़कियों को नेपाल के रास्ते हिंदुस्तान में दाखिल कराया गया, जिसमें फरोशी के धंधे में धकेलने की प्लानिंग हो ही रही थी कि 27 अक्टूबर 2021 को बिहार के अररिया जिले में एसएसबी ने उन्हें पकड़ लिया। अररिया कोर्ट ने तीनों के
उन्हें गुनाह बताते हुए वापस उज्बेकिस्तान भेजने का फैसला सुना दिया। इसके बावजूद करीब 1 साल से तीनों लड़कियां बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ करेक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन में कैद है। जब बिहार पहुंची लड़कियों की बड़ी बहन ने कहा कि हर रोज बहनों के छूटने का इंतजार कर रही हूं। उज्बेकिस्तान से हिंदुस्तान पहुंची लड़की अपनी बहनों को वापस ले जाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है। जब पिछले 1.5 साल से इंडिया में वह अपनी बहनों की तलाश में भटक रही है, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पा रही है। विदेशी लड़की ने बताया है कि 8 अगस्त 2022 को अररिया कोर्ट ने निर्दोष बताते हुए निर्वास यानी कि वापस भेजने का निर्देश दिया था। कोर्ट के आदेश के बाद भी तीनों लड़कियों को BICA हाजीपुर में रखा गया है। बिहार आई विदेशी लड़की ने कहा है कि बिना पासपोर्ट के उनकी बहनों को मानव तस्करी में फंसा करके नेपाल के रूट से इंडिया में दाखिल कराया गया था। इसके बाद SSB ने पकड़ लिया, जहां उसके बाद बहनों को एक कॉल करने दिया गया था जिससे उनके पकड़े जाने की सूचना मिल गई थी। विदेशी महिला का आरोप है कि बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ करेक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन में उनकी बहनों के साथ गलत व्यवहार हो रहा है। उनके पहनने के लिए कपड़ा और खाना नहीं दिया जा रहा है। वह काफ़ी मशक्क़त के बाद BICA ने बहनों से मिलने दिया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में 32 नगर निकायों और फिर कुछ वार्डों के लिए 9 जून को हुए मतदान के परिणाम रविवार को सामने आए हैं। आम चुनाव और फिर उपचुनाव में पुरुषों से अधिक महिलाएं जीती है। वार्ड पार्षद, उप मुख्य पार्षद और मुख्य पार्षद के कुल 805 पदों के लिए चुनाव हुए थे। 347 पुरुष और 458 महिलाएं निर्वाचित हुई। जहाँ सुबह 8 बजे से 58 केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में मतगणना शुरू हुई। अधिकतर निकायों में मुख्य पार्षद और फिर उप मुख्य पार्षद के पद पर नए चेहरे की जीत हुई है। जब पटना नगर निगम के एक वार्ड में हुए उपचुनाव में मेयर सीता साहू की बहू श्वेता कुमारी जीती है। दोस्तों बात करते हैं कि महाराष्ट्र के नांदेड़ में केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह के बयान पर बिहार की सियासत गर्मा गई है। नांदेड़ में चुनावी बिगुल बजाते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने ऐलान किया था कि इस बार लोकसभा चुनाव में आर पार की लड़ाई होगी। अगला चुनाव नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी होगा। इसी मसले पर अब RJD और JDU ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर लालू प्रसाद यादव की पार्टी RJD ने निशाना साधा है और कहा है कि भारतीय जनता पार्टी अब महागठबंधन में अंतर विरोध पैदा करना चाहती है। RJD विधायक राकेश रोशन ने कहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव चेहरे पर नहीं बल्कि मुद्दों के आधार पर लड़ा जाएगा। इसके साथ ही RJD विधायक ने कहा है कि बीजेपी ने नरेंद्र मोदी के चेहरे पर जनता को बरगला करके वोट लिया और काम नहीं किया, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। बीजेपी अगर काम के नाम पर जनता के बीच जाकर के वोट मांगती है तो फिर उसे जनता का समर्थन नहीं मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी चेहरे की सियासत पर विपक्षी एकता को कमजोर करने की साजिश में जुट गई है। दोस्तों बात करते हैं कि नीतीश कुमार विपक्षी एकता की कवायद में लगे हुए हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में विपक्ष को सत्ता से बेदखल करने के लिए सभी दलों को के साथ लाने की मुहिम को पहला पड़ाव 23 जून को तब मिलेगा जब विपक्षी दल एक साथ पटना में बैठेंगे। इस बीच हिंदी फिल्मों के सुपरस्टार और जाने माने अभिनेता बिहारी लाल के नाम से विख्यात शत्रुघ्न सिन्हा ने दावा किया है कि 2024 में चमत्कार होगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा से राजनीति की लंबी पारी खेलने वाले तृणमूल कांग्रेस के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव में सभी विपक्षी दल एकजुट हो जाएं तो फिर चमत्कार ही कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि वे ज्योतिष तो नहीं है, लेकिन हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में हुए विधानसभा चुनाव में इसके प्रमाण देखे जा चुके हैं। जिसके आधार पर चमत्कार की बात को आसानी से कह सकता हूँ। दोस्तों बात करते हैं कि दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में खाने पीने की चीज़ों के दाम आसमान छू रहे हैं। दूध की बात की जाए तो फिर दूध के रेट दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। कुछ शहरों में दूध 80 रुपये लीटर मिलता है तो फिर कुछ शहरों में 70 रुपये लीटर मिलता है। गांव जैसे छोटे इलाकों में भी दूध के रेट 50 से 60 रुपये प्रति लीटर है। इतनी महंगाई के चलते एक गरीब आदमी का अपने बच्चों के लिए इतना महंगा दूध खरीद पाना बेहद मुश्किल है। इसी की वजह से बहुत से गरीब बच्चों को दूध का पोषण नहीं मिल पाता है। हालांकि आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि भारत में एक ऐसे गांव है जहां लस्सी और दूध जैसी महंगी चीज़ें फ्री में मिलती है। जी हाँ, तो आइए आपको बताते हैं कि वे कौन सा गांव है, यहाँ फ्री में दूध क्यों मिलता है। तो बात करते हैं कि हरियाणा के शहर भिवानी के पास एक गांव है जहां लगभग 750 घर बने हुए हैं। इस गांव को नाथुवास के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें कि नाथुवास के प्रत्येक घर में 2 से 3 गाय और भैंस मौजूद है, लेकिन फिर भी इस गांव का एक भी शख्स दूध का व्यापार नहीं करता। अगर किसी को ज़रूरत हो तो फिर दूध फ्री में दे दिया जाता है, लेकिन बेचा नहीं जाता।
गांव के निवासी बताते हैं कि 150 साल पहले की बात है। गांव में एक भयंकर महामारी तेजी से फैल गई थी। एक एक करके जानवर मरने लगे थे। उस समय गांव के एक महंत फुलपुरी ने जिंदा बचे जानवरों को एक पेड़ से बांध दिया और गांव के निवासियों से कहा कि आज के बाद गांव में दूध नहीं बेचा जाएगा। गांव वालों ने महंत जी की बात मान ली और दूध बेचना बंद कर दिया। उसके बाद भी अगर गांव में कोई दूध बेचने की कोशिश करता था तो फिर उस व्यक्ति के साथ कोई ना कोई अनहोनी हो जाती थी। ये मिथ है, ये कहावत है। इस गांव में 150 साल से दूध अब नहीं बेचा जाता है। अब इसे आस्था समझे या फिर अंधविश्वास समझिए, लेकिन गांव वालों का कहना है कि गांव के जानवरों में दशकों से किसी भी तरीके की महामारी नहीं आई है। देखा जाए तो फिर इस परंपरा का एक बहुत बड़ा फ़ायदा भी हुआ है। जब गांव में कोई शादी या फिर इवेंट होता है तो फिर गांव में फ्री में दूध मिल जाता है। एक फ़ायदा ये भी हुआ है कि गांव के बच्चों को पीने के लिए दूध पर्याप्त मात्रा में और फिर बिना किसी मिलावट के मिलता है, जो गाँव के बच्चों की सेहत के लिए बहुत अच्छा है। दोस्तों बात करते हैं कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में विपक्ष का प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा। इसको लेकर के बिहार में एक बार फिर से सियासत तेज हो गई है। विपक्षी दलों की बैठक से पहले जदयू के अध्यक्ष ललन सिंह ने ये बयान दिया है कि चुनाव में जीतने के बाद प्रधानमंत्री का उम्मीदवार तय होगा। ललन सिंह के इस बयान पर बीजेपी ने तंज कसा है। जी हाँ, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी के वर्तमान सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि जब बारात सज रही है तो फिर दूल्हा भी तय हो जाना चाहिए ना। बिना दूल्हे के बारात किसी को स्वीकार नहीं है। सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि बारात निकल गई तो और लड़की के दरवाजे पर पहुंचकर लड़की का चेहरा देखने के बाद ये तय होगा कि दूल्हा कौन होगा। जब बारात सज रही है तो दूल्हा भी तो तय हो जाना चाहिए। जदयू के लोगों को डर है कि सिर फुटबॉल हो जाएगा। कोई भी स्वीकार नहीं करेगा कि नीतीश कुमार और अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री बने। जनता इस बात को जानना चाहेगी कि नरेंद्र मोदी का मुकाबला कौन करने वाला है। अगर हिम्मत है तो फिर विपक्ष पीएम उम्मीदवार का नाम तय करें। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी पर जोरदार निशाना साधते हुए उनके डिग्री पर सवाल उठा दिया है। इधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा है कि उन्होंने 2019 में सब कुछ सार्वजनिक कर दिया है। जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने दावा करते हुए कहा है कि सम्राट चौधरी फर्जी यूनिवर्सिटी से डिग्री लेकर के आए हैं। उन्होंने कहा है कि सम्राट चौधरी जिस कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी से डिग्री की बात कर रहे हैं वह अमेरिका में है ही नहीं। इस नाम का कोई विश्वविद्यालय, कोई यूनिवर्सिटी अमेरिका में है ही नहीं। प्रवक्ता ने कहा है कि सम्राट चौधरी ये साबित करें कि उनकी डिग्री सही है या गलत। उन्होंने कहा है कि साल 2005 में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का नाम राकेश कुमार है, फिर इनका नाम सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार हो गया और इसके बाद वे सम्राट चौधरी बन गए। जदयू ने पूछा है कि सम्राट चौधरी ने डिग्री किसके नाम से हासिल की है, सम्राट चौधरी के नाम से या फिर राकेश कुमार के नाम से उन्होंने डिग्री हासिल की है, बताएं। दोस्तों बात करते हैं कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच सुपर स्पीड कनेक्टिविटी होगी। जब बिहार देवरिया से सीधा जुड़ जाएगा, पूर्वांचल एक्सप्रेस की रफ्तार बढ़ेगी। नितिन गडकरी सोमवार को देवरिया को 6000 करोड़ की सड़क योजनाओं की सौगात देने के मौके पर शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। 6000 करोड़ से यूपी और बिहार के बीच 5 नए राष्ट्रीय राजमार्ग का विकास होगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सीएम योगी की तारीफ करते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री के संकल्प से यूपी में तेजी से सड़कों का निर्माण हो रहा है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि हम उत्तर प्रदेश में 8 कॉरिडोर बना रहे हैं। यह किस कॉरिडोर की कितनी लंबाई है और उसके निर्माण पर खर्च कितना आएगा, इसकी खूब तारीफ की है। दोस्तों बात करते हैं कि पुलिस सेवा में जाने के इच्छुक युवाओं के लिए खुशखबरी है। जब बिहार में कांस्टेबल के पदों पर बम्पर भर्ती निकली है, इसको लेकर के केंद्रीय चयन परिषद ने नोटिफिकेशन जारी की है, जिसके तहत कांस्टेबल के कुल 21,391 पदों पर भर्ती की जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट csbc.bih.nic.in पर जाकर के आवेदन कर सकेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये नोटिफिकेशन कब से आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। तो नोटिफिकेशन के मुताबिक कांस्टेबल के पदों पर 20 जून 2023 से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 20 जुलाई 2023 तक आवेदन कर सकते हैं, ऑनलाइन के द्वारा अप्लाई कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके लिए आखिर शैक्षणिक योग्यता क्या है। तो आवेदन के इच्छुक उम्मीदवार का मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना अनिवार्य है। बिहार के अलावा दूसरे राज्यों के युवा भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन इनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। दोस्तों बात करते हैं कि जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर रोजगार के नाम पर लोगों को बरगलाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश बाबू कहते हैं कि समुद्र नहीं है, इसलिए बिहार में निवेश नहीं हो रहा है। हम कहते हैं कि TCS इन्फोसिस को समुद्र की क्या जरूरत है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार शिक्षा का केंद्र बन सकता है।
जब बिहार स्वास्थ्य सेवाओं का केंद्र, पर्यटन का केंद्र बन सकता है। बिहार में टेक्नोलॉजी की जॉब आ सकती है। आज लोग बताते हैं कि बिहार में उद्योग इसलिए नहीं बन रहा है क्योंकि इस राज्य में खनिज नहीं है। आज देश में TCS और इन्फोसिस जैसी कंपनियां लाखों लोगों को जॉब देती है। TCS और इन्फोसिस को खनिज नहीं चाहिए, तो क्या हम बिहार में ऐसी IT कंपनियों को उद्योग लगाने के लिए नहीं बुला सकते? प्रशांत किशोर ने तंज कसते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पढ़े लिखे आदमी होकर भी कभी कभी हंसने वाली बात कर रहे हैं जब बोलते हैं कि यहाँ समुद्र नहीं है। कोई मुझे बताएं कि अगर पटना में सॉफ्टवेयर पार्क खोलते हैं तो फिर इसके लिए समुद्र का क्या लेना देना? तेलंगाना में समुद्र नहीं है, लेकिन आज वहां कर्नाटक के बाद देश में दूसरे स्थान पर सबसे ज़्यादा IT पार्क खुल रहे हैं। जब पंजाब और हरियाणा में भी समुद्र नहीं है, पर इसके अलावा वहां के लोगों को रोजगार मिल रहा है। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।